Hello everyone, welcome to this first lecture of database management system for the MBA IT. Myself Pankaj Kumar, I am currently working Lal Bahadur Shastri Group of Institute in Lucknow. आज हम लोग डेटाबेस के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस एक्चुअली हम लोग को MBA में आखिर पढ़ना क्यों है, MBA में आखिर क्योंकि IT वाले सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों है, क्योंकि आजकल का जो ये समय आ रहा है फ्यूचर, हमें अपने डेटा को ऑनलाइन ही सेव करना पड़ेगा, इसलिए हमें इस डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डेटाबेस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ों से। तो आज हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो डेटा रहेगा, दूसरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक ये टर्मिनोलॉजी है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। फिर डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद डेटाबेस आर्किटेक्चर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेटा। आप लोग ये यहाँ पे समझिए कि डेटा आखिर होता क्या है। एक हमारे पास एक रॉ फैक्ट होता है जो कि एक अनऑर्गेनाइज तरीके से आता है। तो हम लोग सपोज़ करिए आपको एक इंग्रेडिएंट्स बनाना है, ठीक है। जैसे आपको मिल्क जूस बनाना है या मैंगो जूस बनाना है, सपोज़ करिए मैंगो जूस बनाना है, तो उसके लिए आपको एक मैंगो चाहिए रॉ। फिर उसके बाद वो मिल्क चाहिए। उसके बाद उसमें कुछ अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट डाल के और उसे कुछ स्पेशल टाइप का बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे उसे रखेंगे। तो जो फाइनली जब आप उसे प्रोसेस करते हैं, जब उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल वर्ड में डेटा हमारा एक रॉ फैक्ट होता है। डेटा हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में आते रहता है। तो यहाँ पे इसे समझिए कि जैसे एग्जांपल आपके पास एक 25 है, इसका मतलब कुछ भी निकल सकता है। 25 किलोमीटर भी हो सकता है, 25 मिनट्स भी होता है, सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। फिर दूसरा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रवि। रवि का मतलब कोई नाम भी हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या कोई एक पर्सन, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता है। एज के बारे में क्या एज, कुछ भी नहीं पता है। तो हमारा ये क्या है, ये सारे हमारे क्या है, एक डेटा रॉ फैक्ट जिनका कोई मीनिंग नहीं है। जब इन इन्फॉर्मेशन को बताया गया, इन्फॉर्मेशन इज ए रिफाइंड फॉर्म ऑफ ए एक्चुअल डेटा। इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे बताया गया, इन्फॉर्मेशन इज ए रिफाइंड फॉर्म ऑफ एक्चुअल डेटा। जो हमारे पास एक्चुअल डेटा आया, इनको जब हमने प्रोसेस किया, एक डेटा उन पे एनालिटिक परफॉर्म किया, तो हमारा जो ये डेटा था, ये कन्वर्ट होकर हमने मीनिंगफुल में से कन्वर्ट किया। रवि हुज नेम इज़ 25 ईयर, लोकेटेड इन वाराणसी। अब ये जो डेटा है हमारा, ये क्या है हमारे पास। अब इस डेटा को हम डेटा नहीं कहेंगे क्योंकि ये डेटा प्रोसेस हो गया और मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है, डेटा कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे रॉ फॉर्म में हो, ठीक है। एक रॉ मटेरियल है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में आ रहा हूँ। और इन्फॉर्मेशन जो हमारा हमेशा होता है वो एक मीनिंग, डेटा से ही हम लोग इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा डेटा आता है उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को हम लोग रिफाइंड करते हैं और हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि आप आजकल बहुत MBA में आप सुनते होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बाहर से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। तो क्रूड ऑयल के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोल भी निकाल सकते हैं, डीजल भी निकाल सकते हैं, साथ ही साथ लुब्रिकेंट जो हम लोग मोबिल 2 व्हीलर 3 व्हीलर में हम लोग मोबिल डालते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग कंपोनेंट मिलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कि हम डेटा हमारे पास एक रॉ फैक्ट होगा और वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, अनऑर्गेनाइज तरीके से होगा। जब हम लोग उस पर प्रोसेस करते हैं, जब उस डेटा को हम लोग रिफाइन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डेटाबेस। डेटाबेस में भी दो तरीके के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर तरीके का डेटा होगा, डेटाबेस होगा, और दूसरा होगा अनस्ट्रक्चर्ड तरीके का डेटा होगा।
स्ट्रक्चर तरीके का डेटा का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा डेटा होगा एक हम उसे फॉर्मेट में सेव करेंगे। एक जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको हम लोग फॉर्मेट में सेव करेंगे। जैसे सपोज करिए हम चाहते हैं स्टूडेंट का डेटा सेव करना, तो स्टूडेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होगा, नेम होगा, नेम के बाद उसका एड्रेस होगा, एड्रेस के बाद उसका आपको जेंडर होगा, मोबाइल नंबर होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे बेसिक चीज़ों को हमने एक कॉलम एक्सेल शीट पे सेव कर लिया, तो हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर डेटा हो गया, स्ट्रक्चर डेटा हो गया। और जो हमारा ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आप सपोज करिए कि वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, वो किसी भी, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे चैटिंग भी, वहाँ पे चैट बॉक्स भी ऑन है, वहाँ पे एक रोबोट आ रहा है कि हाय आई एम फ्रॉम IRCT दिशा, है ना, तो वहाँ पे चैटिंग भी हो रहा है, बुकिंग भी हो रहा है, इमेज भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, तो वो क्या है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, वहाँ पे कोई एक तरह का डेटा नहीं आ रहा है, अलग अलग तरह के डेटा आ रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में। तो जैसे हमारा वेबसाइट हो गया, कोई वेबसाइट हो गया, ये सब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। आप सपोज करिए फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे भी हमारा फेसबुक पे भी जो हमारा डेटा आ रहा है वो एक स्ट्रक्चर वे में डेटा नहीं आ रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कुछ भी डेटा फ्लो कर रहा है। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं वो अधिकतर जो यूज़ करते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस यूज़ करते हैं, यानी कि पूरे हमारे पास जो भी डेटा अभी जो करेंटली सेव होते जा रहा है, अभी जो इस पे हम लोग डील कर रहे हैं, ये हमारा 90% हमारा डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में सेव हो रहा है। लेकिन उसको जब हम लोग उस पर प्रोसेस कर रहे हैं, यानी डेटा एनालिटिक जब उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसे मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक डेटा, एक कोई कस्टमर है और एक कोई कंपनी है फ्लिपकार्ट, तो वो देखना चाहता है कि पर्टिकुलर जो कस्टमर है वो किस तरह के ब्रांड को ज़्यादा परचेज करता है, इस तरह का डेटा वो रिफाइन करना चाहता है। ठीक है, तो डेटाबेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में जिसमें कि हमारा जो डेटा होगा वो एक फॉर्मेट में सेव होगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं वहाँ पे अधिकतर मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है हमारे पास। तो ये तो बात रही डेटाबेस, ये तो बात रही हमारे डेटाबेस के। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे डेटाबेस के बारे में लिखा है, DBMS मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। DBMS इज एसेंशियली नथिंग मोर देन ए कंप्यूटराइज्ड डेटा कीपिंग सिस्टम। तो DBMS के बारे में ये चीज़ बताया गया। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस तो आपने समझ लिया। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, मैनेज करना, फिर किसी टास्क में कितने लोगों को लगाया जाए, कितने समय में वो कंट्रोल हो जाए, कितने समय में वो कंप्लीट हो जाए, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। और सिस्टम क्या होगा, जब इस पूरे सिस्टम के अंदर हम लोग एक अकॉर्डिंग में एक प्रोसेस सीक्वेंस में चलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ पहला, पर्पस ऑफ डेटाबेस, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोल भी सकते हैं गोल ऑफ DBMS। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है, सपोज करिए जब 2014 में जब गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, नई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट ने आके एक अपना थीम, मतलब एक गोल दिया कि सबका साथ सबका विकास। तो उसी तरीके से डेटाबेस का भी एक होता है लॉजिक, डेटाबेस का भी पर्पज़ होता है, क्यों हम इसे आखिर यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, फिर जो हमारी इंक्वायरी आएगी उसको हम लोग कैसे रन कराएंगे, ये इसका पर्पज़ है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेटाबेस पर्पज़ ऑफ डेटाबेस कहने का मतलब, जैसे कोई थीम होता है कि हम आने वाले समय में क्या आखिर करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, कि हमारा पर्पज़ क्या होगा इस गवर्नमेंट को चलाने का, या इस बिजनेस को चलाने का गोल क्या है, या हम चाहते हैं कि NGO हमने बनाया, तो NGO आखिर क्यों बनाया, हम सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी डेटाबेस का भी एक पर्पज़ है, यानी गोल है, वो करेगा क्या, आने वाले 15 सालों में वो करेगा क्या। तो डेटाबेस का भी यहाँ पे गोल क्या है या पर्पज़ क्या है, स्टोर करना डेटा को। जब तक आप डेटा को स्टोर नहीं करेंगे तब तक आप उस पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं उसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि आप उस पर डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। आपको रिट्रीव करना होगा, यानी सर्च करना,
डेटा को आपने स्टोर कर लिया, सबसे पहले तो आप जब तक स्टोर नहीं करेंगे तब तक आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। स्टोर करने के बाद आप उसे सर्च करेंगे, रिट्रीव करने के बाद उसे सर्च करेंगे। सर्च करने जैसे आप IRCTC के साइट पे जाते हैं, बुकिंग करते हैं, टिकट की बुकिंग करते हैं, या फ्लिपकार्ट के साइट पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जब तक आप वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक आप उसके प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं सकते हैं, बाय नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको फ्लिपकार्ट के साइट पे जाना है तो फ्लिपकार्ट के साइट पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो ना बाय कर सकते हैं, ना अगर आप बायर हैं तो बाय नहीं कर सकते हैं, अगर आप सेलर हैं तो सेल नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से सबसे पहले आपको वहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप रिट्रीव कर सकते हैं अपने आप को। फिर यहाँ पे आप सपोज़ करिए आप फ्लिपकार्ट के साइट पे रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद आप सर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट को कि हमें स्मार्टफ़ोन चाहिए। तो आपने जो उस पर्टिकुलर साइट पे, जब आप उस पर्टिकुलर साइट पे गए तो वहाँ पे आपने एक क्वेरी पास किया, यानी कि इंक्वायरी आपने पास की, जैसे कि हम लोग नॉर्मल टर्म में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस में इसे बोलते हैं क्वेरीज़ क्या होंगी। तो आपने वहाँ पे एक स्मार्टफोन बनाया, फिर वहाँ पे अब आपको फ़िल्टर भी दिए जाते हैं कि आपको कितने GB के चाहिए, रैम कितना चाहिए, रोम कितना चाहिए, फिर उसके बाद बैटरी की पावर कितनी चाहिए, फिर प्राइसिंग का आप कितने से कितने के बीच में रखना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्वेरीज़ में आती हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, डेटा रिट्रीव होता है, वहाँ से एक फ़िल्टर आउट डेटा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो फंक्शन है। फंक्शन को समझिए, जस्ट मिनट। फंक्शन ऑफ डेटाबेस कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने पूरे इंडिया को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंक्शन बनाने पड़ते हैं। फंक्शन कहने का मतलब डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। अगर हम थोड़ा दूसरे टर्म में बात करते हैं, एज ए जनरल पॉलिटिकल टर्म में बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक हमारा एक ही PM होता है। उस देश को चलाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड ई-कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होते हैं। तो उसी तरह से डेटाबेस के अंदर भी एक सिंगल डेटाबेस इतना कैपेबल नहीं है कि वो सारी चीज़ को हैंडल करें। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जिसको कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ द डेटाबेस, फंक्शन ऑफ DBMS। तो यहाँ पे पहला जो फंक्शन है डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट। डिक्शनरी आप सभी जानते हैं, वहाँ पे डिक्शनरी में कोई भी चीज़ जो वहाँ पे जो भी वर्ड लिखे रहते हैं वो एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखे होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ होगा कि जो हमारा डेटा होगा वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में उसे मैनेज किया जाएगा। तो इसका मतलब अभी बस ये समझिए। फिर दूसरा है डेटा को स्टोर कौन करेगा, तो उस फंक्शन का क्या नाम है, डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट। फिर जो हमारा एक डेटा को, जैसे आप समझिए कि किसी प्रोडक्ट को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना है, तो उसके लिए भी तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगेगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि जैसे आपको किसी एक नए प्रोडक्ट का या उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एक अपडेटेड वर्जन को आपको मार्केटिंग करना है, तो यहाँ पे उससे कोरिलेट किया जाए। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करेंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कि आखिर डेटा को हम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, सभी के लिए अवेलेबल हैं। हो सकता है फ्लिपकार्ट की साइट को कोई हैक करके उसके पूरे डेटाबेस को अपने पास रख के उससे कुछ रैमसन यानी फिरौती मांगे, या उसके डेटाबेस को उड़ा के फिर अपना ही कुछ एक उस गलत ढंग से यूज़ कर सकता है, जो भी पर्पस हो। फिर मल्टीपल यूज़र, कोई ज़रूरी नहीं है आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट पे एक दो लोग तो आते नहीं हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो वहाँ पे उनको किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, मल्टी यूज़र जिसको यहाँ बोला जाए, मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल, कि वहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से हम कैसे उसे मैनेज करेंगे ये हमें बताएगा। जैसे आप फिर दूसरा यहाँ पे लिखा हो बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट का काम ये है कि डेली का जो डेटा हमारा सेव हुआ है उसको हम लोग बैकअप बनाएंगे। अगर डेटा हमारा लॉस हो गया है तब हम उसे रिकवर करेंगे।
रिकवर यानी कि समझिए किसी कंपनी में आग लग गया, तो आग लगने से पहले वो एक मैनेजमेंट होता है ना कि कौन से प्रोडक्ट को सबसे पहले हम लोग हटाएंगे जो सबसे वैल्यूएबल होगा। तो हम लोग एक आप एमबीए में एक होता है एबीसी एनालिसिस में ये बोला जाता है कि जो सबसे हम लोग क्लास वहाँ बनाते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो अगर कहीं पे मान लीजिए अगर आग लग जाता है या कहीं डिजास्टर आ जाता है, तो सबसे पहले ऐसे चीज़ों को हटाना जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। सपोज़ करिए कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए उसका जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होगा वो एक नॉन मूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। तो आप सपोज़ करिए कि यहाँ पे एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी टाइप का एक क्लास बने हुए हैं। तो क्लास ए में हम मानते हैं कि सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका क्वांटिटी बहुत ही कम है, लेकिन इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे सपोज़ करिए घर के कागजात या ज़मीन के कागजात या सोने की क्वांटिटी कम होती है लेकिन कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा है। तो अगर कहीं पे आग लगेगा तो उस हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है कि किस तरीके से रिकवर करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्लास बनाए जाते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। दूसरे क्लास में आता है कि ऐसा कोई भी चीज़, आर्टिकल जिसका कि कॉस्ट और प्राइस दोनों इक्विवेलेंट हो, लगभग अप्रॉक्सीमेट हो, जहाँ पे कॉस्ट और प्राइस जैसे 1 किलो चीनी हो गया, 1 किलो आटा हो गया, आप राइस और ये सब चीज़ को काउंट कर सकते हैं। थर्ड जो सी क्लास होता है, क्लास सी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब सपोज़ करिए आपको 1 किलो रुई लेना है, उसका कॉस्ट बहुत कम है लेकिन वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने डेटा को रिकवरी मैनेजमेंट, या कहीं पे अगर गवर्नमेंट एजेंसी है तो गवर्नमेंट एजेंसी सबसे पहले उसकी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं ह्यूमंस, सबसे पहले वो ह्यूमन लाइफ को बचाएगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो बची है उनको बचाएगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिपेंड करता है उनकी प्रायोरिटी क्या है। पहली प्रायोरिटी उनकी ह्यूमन है या उनको प्रॉफिट से मतलब है। गवर्नमेंट एजेंसी को केवल सोसाइटी से मतलब होता है, पहला प्रेफरेंस सोसाइटी को होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो फंक्शन हमने ये पढ़ लिया, बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। बैकअप रिकवरी में डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, यानी कि जब भी हम लोग किसी भी डेटा को, आप किसी से नॉर्मली चैटिंग करते हैं या आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमने हाय भेजा या हेलो कुछ भी लिखा, तो वो डेटा एक्चुअली वैसे ही जाना चाहिए, मॉडिफाइड नहीं होने जाना चाहिए। अगर हमने किसी को हाय यहाँ से भेजा तो रिसीवर साइड पे भी HEI, कैपिटल में अगर H लिखा है तो कैपिटल में H आना चाहिए, स्मॉल में I लिखा है तो स्मॉल में I आना चाहिए। ये होता है डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि डेटा को प्रिजर्व रखना ये उसका काम होता है। इसको दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कोई एक काफ़ी एक ऐसा पर्सन है जिसकी सोसाइटी में ज़्यादा ही चलती है, तो वो चाहेगा कि दूसरे की प्रॉपर्टी को हम अपने नाम पे कब्जा कर लें। तो उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आता है यहाँ पे, या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट आता है, तो वहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है IRCT, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ETC और भी जैसे ई-कॉमर्स साइट हैं, ये सब सारी चीज़ आ रहे हैं। तो अभी एक रिसेंटली IRCT के साथ हुआ है। IRCT ने एक डिसीजन लिया कि IRCT ये कह रहा है कि अब जो IRCT के पास 92 करोड़ रजिस्टर्ड डेटा है, IRCT के ऐप्स पे या उनके वेबसाइट पे टोटल मिला के रजिस्टर्ड डेटा है, तो उन्होंने ये बोला कि ये 92 करोड़ डेटा हम इसे मोनेटाइज करें, यानी सेल करेंगे। यानी कि जो हम लोग का डेटा है वो गवर्नमेंट से इन्होंने परमिशन, टेंडर पास किया और IRCT को ये अथॉरिटी मिल गया कि अब ये 92 करोड़ डेटा को सेल करेंगे। अब ये सेल करेंगे तो ये पोटेंशियल कस्टमर पे टारगेट करेंगे। पोटेंशियल कस्टमर इनके लिए होंगे क्या, अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो सपोज़ करिए कि आप किसी एक ट्रेन से जा रहे हैं और IRCT को पता है कि आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं। आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको आप ट्रेन से कहीं जाएंगे और कहीं जब उतरेंगे डेस्टिनेशन पे तो आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ऐसे सर्विस वाले को प्रोवाइड करेंगे आपका डेटा। जैसे आप सपोज करिए कि आपको जैसे ओला उबर को ये डेटा आपको ओला उबर को ये आपको अपना IRCT का आपका डेटा बेच देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे होंगे
तो हो सकता है कि आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाए कि सर हमारे यहाँ ये कैब की फैसिलिटी है, हमारे यहाँ होटल की रहने की फैसिलिटी है, फिर आप घूमना चाहते हैं घूमने की फैसिलिटी। ऐसे कंपनी को नहीं बेचेंगे जैसे कि आप समझिए ग्रॉसरी खरीदना चाहते हैं, जैसे कि आप सब्जी खरीदना चाहते हैं, आप ट्रेन से उतर के सब्जी तो नहीं खरीदेंगे, तो उस तरह का डेटा तो ये IRCTC बेचने से उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो IRCTC ऐसे डेटा को भेजेगा जैसे उबर, ओला, होटल और स्विगी, जैसे आजकल ट्रेनों में चल रहा है कि ऑनलाइन आप स्टेशन पे आएंगे, स्विगी जोमेटो या अदर जो भी फूड में मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ये डेटा बेचेगा। तो IRCTC का ये जो स्टेप है उसके लिए अब इसने क्या कर दिया, हमारे डेटा को एक तरीके से बेच दिया। अब बेच के ये क्या करेगा, हमारे डेटा को अर्निंग करेगा। तो ये इसका एक पर्पज़ है, मैंने एज ए एक नॉलेज की तरह आपको समझाया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हाँ, अब हम लोग को पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल। जो फाइल सिस्टम अप्रोच है, आप एक सपोज़ करिए कि हमारे पास पहले ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं था तो हम लोग फाइल में अपना डेटा सेव करते थे। यानी कि एक फ़ाइल को अब रखने के लिए उसके लिए हमें एक अलमारी स्पेस बनाना पड़ेगा, फिर उसको अगर रखा है तो उसकी कीपिंग अच्छे से हो, यानी चूहे उसे काटे ना, फिर उस पर कीड़े ना लगे, ठंड के समय उसमें मॉइस्चर ना आ जाए, गर्मी के टाइम वो अलग अलग सीजन में हमें अलग अलग तरह के मैनेजमेंट करने पड़ जाएंगे। तो फाइल सिस्टम अप्रोच में यही बोला गया। एक तो पहला जो ट्रेडिशनल, ये जो बात की जा रही मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल वाला अप्रोच। उस केस में क्या है कि अगर हमें फाइल को रखना है तो हमें एक स्पेस, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक दूसरा अपना सेंटर रखें जहाँ पे हम इसका एक और भी कॉपी रखें, तो ये जो फाइल सिस्टम अप्रोच है ये बता रहा है कि अगर आप पुराने समय में अगर आपको कोई भी डेटा सेव करना था तो आप उसे जो है फाइल के फॉर्म में रखते थे। अब जो हमारे पास आ गया, या आप विंडोज़ के टर्म में बात करें तो वहाँ पे आपको ये फाइल के फॉर्म में आपने बनाया, ड्राइव के अंदर सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव के अंदर आपने एक फाइल नाम बनाया, वहाँ पे सेव किया। इस तरीके से हम लोग सेव करते थे। और DBMS में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है, डेटा को हम लोग वेल ऑर्गेनाइज तरीके से मीनिंगफुल तरीके से हम लोग यहाँ पे उसे सेव करते हैं और एक्सेस करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कि आप कहीं भी रहें, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, ट्रेडिशनल सिस्टम के अगर अकॉर्डिंग बात करें, तो अगर आपका फाइल कहीं एक रखा हुआ है ऑफलाइन, तो आपको उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके ही उस फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये नहीं कहता, आप कहीं भी रहें, आपका डेटा सेव है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस ऑपरेशन में अब क्या है, डेटाबेस ऑपरेशन में हमारे पास इंसर्ट है, डिलीट है, सिलेक्शन करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, ये सब चीज़ें हमें ऑपरेशन पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि डेटाबेस किस तरीके का काम करता है, ऑपरेशन कौन कौन से करता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड आर्किटेक्चर मतलब जो हमारा डेटाबेस का आर्किटेक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, लॉजिकली किस तरह से का होगा, फिजिकली किस तरीके से का होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। डेटाबेस आर्किटेक्चर में 3 तरीके के हैं। पहला फर्स्ट आर्किटेक्चर, सेकेंड टियर आर्किटेक्चर, थ्री टियर आर्किटेक्चर, इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टियर 1 आर्किटेक्चर में ये है, जो भी है यानी क्लाइंट यानी कस्टमर और जो कंपनी है दोनों, या कंप्यूटर के टर्म में अगर बोला जाए कि क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही जगह रिसाइड किए हैं, क्लाइंट भी वही है और सर्वर भी वही है, हमारा डेटाबेस भी सेम सिस्टम पे ही मौजूद है। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टियर 1 आर्किटेक्चर। ठीक है। टियर 2 आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सपोज करिए कि आप जैसे एक रेलवे काउंटर पे जाते हैं, रेलवे काउंटर पे पुराना जो हमारा ऑफलाइन बुकिंग था, तो आपने जाके टिकट जो विंडो के उस साइड जो पर्सन बैठे हुए हैं, आपने उनसे बोला कि हमारा टिकट कर दीजिए, तो वो किस कैटेगरी में आ गया, हमारा टियर 2 आर्किटेक्चर। या आप एक प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, सीधे जाके आप ओनर से खरीदना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी टियर 2 आर्किटेक्चर आता है। इस टियर 2 आर्किटेक्चर में क्या है कि डायरेक्टली आप सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली आप सीधे क्लाइंट जो सीधे सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, बीच में कोई नहीं आ रहा है, थर्ड पार्टी नहीं आ रहा है।
थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे थर्ड टियर आर्किटेक्चर में हमें मेनली ये बताया गया है कि एक यहाँ पे हमारे पास हमारे पास थर्ड पार्टी आ जाएगा। यानी कि सपोज करिए कि आपको एक प्रॉपर्टी बाय करना है और आप किसी दूसरे लोकेशन पे बैठे हुए हैं और आपने एक थर्ड पार्टी को हायर कर लिया कि आप जो भी प्रॉपर्टी मैं बाय करना चाहता हूँ, इस तरह के आदमी को मेरा बजट ये है, तो आपने इस तरह के पर्सन को हायर कर लिया या इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ कर लिया। ये अब आपको बताएगा कि हाँ सर, ऐसे ऐसे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है, या आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं, ये चीज़ें। सपोज़ करिए दूसरे टर्म में, जैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं टिकट को, IRCTC टिकट, रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं, तो उसके बीच में एक सर्वर आता है। अब सर्वर किस तरह से प्रोसेस कर रहा है वो पता नहीं, ठीक है। तो हम लोग को 3 टियर आर्किटेक्चर में जो पढ़ना है कि 3 टियर आर्किटेक्चर वर्क करता है कि मतलब कि थर्ड पार्टी यहाँ पे आ जाता है। उस केस में थर्ड पार्टी बस ये काम करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो हम यहाँ पे जो होता है सिंपल, मैं एक लैंग्वेज में आपको समझा दूँ कि हमारे पास एक होता है एक ये प्रेजेंटेशन लेयर होता है, किस तरीके से प्रेजेंट करेगा डेटा को। थर्ड जो लेयर होता है हमारे पास, सेकंड जो लेयर होता है हमारे पास बिजनेस लेयर इसे बोलते हैं, बिजनेस लेयर बोलते हैं। और थर्ड जो लेयर होता है वो डेटाबेस, एक्चुअली जो डेटा हमारा सेव होगा। तो जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सबसे पहले ये कहाँ जाता है रिक्वेस्ट, ये बिजनेस लेयर पे जाता है कि आप आखिर आपका डिमांड क्या है। तो ये वाला रिक्वेस्ट फिर कहाँ जाता है, ये डेटाबेस के पास। अगर इसके अंदर डेटा मौजूद है तो ये रिटर्न होकर फिर से, जैसे आप गूगल सर्च इंजन करते हैं, जैसे आपने गूगल सर्च, फिर ये उसी फॉर्म में जैसे उधर से आ रहा था उसी रिक्वेस्ट में आपको प्रेजेंट होगा कि ये दिखेगा इस तरीके से। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस आखिर आप पढ़ क्यों रहे हैं, इस MBA में आखिर कंप्यूटर के ये IT सब्जेक्ट क्यों पढ़े जा रहे हैं। डेटाबेस का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही है कि डेटा को आपको सेव करना है और इसे एक मीनिंगफुल वर्ड में एनालिटिकल डेटा, जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हम लोग एनालिटिकल वे में डेटा को एनालाइज करेंगे। कौन सा क्लाइंट, कौन सा कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट को चाहता है। जब तक आप डेटा को सेव नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस पर प्रोसेस भी नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।